आप सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को मैं आपके निर्वाचित होने पर बधाई दे रहा हूँ। मुझको विषय दिया गया है ग्राम पंचायत के समितियों के बारे में मैं आपको अवगत कराऊं। ग्राम पंचायत में विभिन्न विषयों को आगे बढ़ाने के लिए और दक्षता पूर्वक काम करने के लिए समितियों का निर्माण करने का प्राविधान किया गया है। यह प्राविधान पंचायत राज अधिनियम की धारा 29 में किया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम पंचायत में यथा आवश्यक समितियों का गठन करा सकती है और ग्राम पंचायत की समितियों को वही अधिकार होंगे जो ग्राम पंचायत उन्हें प्रतिनिधित्व करेगी। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में समितियों का अहम रोल होता है। आपकी सुविधा के लिए समितियों की जानकारी दूं मैं कि समितियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। समितियों को मैं 4 भागों में विभक्त कर दे रहा हूँ। पहली समिति अस्थायी समिति के रूप में जानी जाएगी, जिसके अंतर्गत 6 समितियां आती हैं। दूसरी समिति आती है भूमि प्रबंधक समिति। तीसरी समिति आती है संयुक्त समिति। चौथे प्रकार की समिति आती है विभागों द्वारा बनाई गई समितियां, जो विभाग बनाते हैं अपने अधिनियमों, नियम और अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायत की सहायता से। तत्काल में आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ग्राम पंचायत की निगरानी समितियों के बारे में कितने सजग और उनकी प्राप्ति को, टारगेट को प्राप्त करने के बारे में उनकी कितनी बार चर्चा करते हैं, ये आप टीवी पर बार बार देखते होंगे। तो कोई बाहर से आई समिति नहीं, या समिति बनने से किसी ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती नहीं हुई, सिर्फ उससे संबंधित लोग उसमें सम्मिलित हो गए। ग्राम पंचायत प्रधान जी के साथ जितने अन्य सदस्य थे उसमें स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ सम्मिलित हो गए, ICDS के विशेषज्ञ सम्मिलित हो गए, राजस्व विभाग के सम्मिलित हो गए, ग्राम पंचायत के सचिव रहते हैं तो इस समिति ने, इसमें कोटेदार सम्मिलित हो गया, अन्य लोग सम्मिलित हुए जो इस विषय के विशेषज्ञ थे। तो ग्राम पंचायत की समिति होते हुए भी ग्राम पंचायत की सहायता निगरानी समिति ने इतने अच्छे तरीके से करी कि उत्तर प्रदेश को हम करीब करीब कोरोना मुक्त करा चुके हैं। इसलिए समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली समिति है अस्थायी समिति। इसके अंतर्गत कुल 6 समितियां होती हैं। पहली समिति नियोजन एवं विकास समिति है। दूसरी समिति है प्रशासनिक समिति। तीसरी समिति है शिक्षा समिति। चौथी समिति है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति। 5वीं समिति है निर्माण कार्य समिति। 6वीं है जल प्रबंध समिति। ये अस्थायी समितियां हैं, ये ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ रहेंगी। इन समितियों का आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता दें, आपको पता हो, एक अध्यक्ष होता है और 6 इसके सदस्य होते, जिसमें यह आवश्यक है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग से एक सदस्य होना आवश्यक है। इस प्रकार अध्यक्ष को लेकर कुल 7 होते हैं, लेकिन इन वर्गों का प्रतिनिधित्व उस समिति में रहे, इसलिए ऐसा प्राविधान किया गया है। इसी तरह से इन समिति के कार्य के बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। इसमें नियोजन और विकास समिति है। देखिए, आप बहुत बार सुनते होंगे, देखते होंगे कि हमारे पंचायती राज विभाग में अन्य विभागों को मिला के एक GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना को हम कहते हैं कि इसको बनाया जाना है और इस योजना के हिसाब से ही ग्राम पंचायतें पूरे वित्तीय वर्ष भर काम करती हैं। लेकिन मैं बताऊं कि इसमें नियोजन और विकास समिति की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि बाहर से गए अधिकारी और बाहर से गए कर्मचारी आपके गांव पंचायत की आवश्यकता और आपके गांव पंचायत की आमदनी के बारे में उतना रूबरू नहीं होते हैं जितना रूबरू आप होते हैं। और आपकी ग्राम पंचायत की नियोजन और विकास समिति उतना सहायता कर सकती है ग्राम पंचायत के GPDP के फॉर्मेशन में, उतना अधिकारी और कर्मचारी नहीं कर सकते। और ग्राम पंचायत की यही समिति अगर अच्छे तरीके से कार्य करती है तो ग्राम पंचायत की उतनी ही अच्छी कार्य योजना GPDP के रूप में बनती है। इससे ग्राम पंचायत के अधिकार में किसी प्रकार की कटौती नहीं होती, ना समिति का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत के बिना प्रस्ताव के कोई मंजूर होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाए कि ये समितियां ग्राम पंचायत की सहायता के लिए हैं, ना कि उनके अधिकार में कटौती के लिए। दूसरी समिति है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति का अध्यक्ष, जो पहली समिति बताई थी उसके भी अध्यक्ष प्रधान है, इस शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष प्रधान ही होते हैं और बाकी 6 सदस्य होंगे और उसमें पिछड़ा वर्ग, महिला और अनुसूचित जाति, जनजाति के एक सदस्य होंगे। उसी प्रकार से तीसरी समिति है स्वास्थ्य समिति। इसमें भी अध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष होते हैं इसके ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, उनमें से ग्राम प्रधान इसके अध्यक्ष नहीं होते और 6 सदस्यों की वैसी ही व्यवस्था हो। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है जैसा कि निर्माण कार्य समिति में। जल प्रबंध समिति में भी उसी प्रकार की व्यवस्था होती है, सदस्य ही अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। इससे आपको स्पष्ट है कि 3 समितियों के अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं
नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति और प्रशासनिक समिति। और 3 समितियां, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य समिति और जल प्रबंध समिति। इसके अध्यक्ष जो है ग्राम पंचायत के सदस्य में से ही ग्राम पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। अन्य 6 सदस्यों का चयन भी ग्राम पंचायत को अपने में से ही करना हो और एक काम करती है। आपको उदाहरण मैंने दिया था निगरानी समिति। तो ये तो हो गया अस्थायी समितियों का स्वरूप। अब दूसरा आता है भूमि प्रबंधक समिति। ये पंचायत राज अधिनियम की धारा 28 क में भूमि प्रबंधक समिति का प्राविधान है, लेकिन यह JDLR एक्ट के अनुसार बनी हुई समिति है। अंतर सिर्फ है कि समिति पूरी की पूरी ग्राम पंचायत होती है। इसमें सचिव केवल बदल जाते हैं। ग्राम पंचायत सचिव के अतिरिक्त हटा के उनको लेखपाल, उस हल्के का जो लेखपाल होता है वो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में जब काम करने लगता है तो उस पूरी ग्राम पंचायत को लेखपाल के साथ हम भूमि प्रबंधक समिति करते हैं। भूमि प्रबंधक समिति के कार्य के बारे में आपको इसके नाम से ही स्पष्ट होगा कि ग्राम पंचायत में जितनी भूमि से संबंधित स्वामित्व के काम है, भूमि पर जैसे कोई वन है, जंगल है, जलाशय है, भूमि से संबंधित जितने भी प्रबंध होंगे वो भूमि प्रबंध समिति करती है। तीसरे प्रकार की समिति हमने बात करी थी संयुक्त समिति। संयुक्त समिति वह समिति होती है जब कोई 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें मिलकर किसी समिति का किसी उद्देश्य के लिए निर्माण करती हैं आपस में, जिससे कि वो कॉमन गोल प्राप्त कर सके। उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे किसी नदी का पानी आ रहा है और नदी बह रही है 2 गांव पंचायतों के बीच में। कोई ऐसी जगह है कि उसके जल को थोड़ा रोक के जलाशय के रूप में हम बदल सकते हैं कि दोनों ग्राम पंचायतों में सिंचाई का काम वो अच्छी तरह से चल सके, तो संयुक्त समिति 2 गांव पंचायतें मिलके बना सके। और इसका अच्छा सबसे उदाहरण है पंचायत उद्योग। पंचायती राज विभाग में पंचायत उद्योग के बारे में भी आपने सुना होगा। यह भी ग्राम पंचायत के संयुक्त समिति के द्वारा ही संचालित होता है। करीब करीब 5, 10, 8, 11, 20, 30 जो भी ग्राम पंचायतें इकट्ठा होकर अपने हितों के लिए कि कुछ डिविडेंड के रूप में पंचायत उद्योग की जो प्रॉफिट होती है उनको प्राप्त हो, संयुक्त समिति का निर्माण करती है। अब संयुक्त समिति कैसे कार्य करेगी, वो संयुक्त समिति आपस में अपना बायलाज बना के तय करती है। चौथे प्रकार की समिति होती है विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियां यथा आवश्यक उनकी आवश्यकताओं के अनुसार और विशेषज्ञताओं के अनुसार बनाई जाती है। उदाहरण के लिए आपने आपदा प्रबंध समिति पढ़ा होगा, नियोजन एवं जैव विविधता समिति के बारे में सुना होगा। जिस समिति की अभी निगरानी समिति के बारे में आपने बात किया था, विषय की आवश्यकता के अनुसार वह विभाग पंचायतों की सहायता लेके पंचायत की समितियों का निर्माण करते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समिति ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत है। तो विभागों के द्वारा भी समितियों का ICDS में भी आंगनबाड़ी का जो काम देखा जाता है वो भी ग्राम पंचायत की समिति के द्वारा ही देखा जाता है। उसमें भी ग्राम पंचायत के सदस्य और प्रधान जी होते हैं। तो विभागों के द्वारा भी समितियां बनाई गई हैं, जो प्राविधान किया गया है कि इनकी बैठक महीने में 1 बार होनी चाहिए और इनके बैठकों का कार्यवृत्त अंकित होना चाहिए। तो समितियों का रोल जैसा कि हम देख रहे हैं, समितियां हमारी गांव पंचायत को सुदृढ़ करती है। जैसे पेयजल और स्वच्छता की कोई समिति है अगर जल शक्ति मंत्रालय, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पेयजल और स्वच्छता से विशेषज्ञ भी समिति के साथ होंगे और यह समिति पूरे गांव पंचायत के पेयजल स्वच्छता की आवश्यकताओं का आकलन करेगी और आकलन करके जब ग्राम पंचायत में रखेगी तो जाहिर सी बात है कि वह कार्य योजना अच्छी बनेगी, वह कार्य अच्छा होगा, उसकी निगरानी करेगी और निगरानी करने वाले देखने वाले हाथों और आंखों की संख्या में वृद्धि होगी और ग्राम पंचायत अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेगी। तो मुख्यतः ये समितियों के बारे में मैं बता रहा था आपको। 6 समितियां जो अस्थायी हैं और विभागों के द्वारा बनाई गई समिति और संयुक्त समिति, ये जो 4 प्रकार की समितियां हैं यही ग्राम पंचायत की सहायता के लिए बनाई गई हैं, जिससे मिलके ग्राम पंचायत अपने सारे कार्य, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने से लेकर अपने वित्तीय प्रबंधन। आपको एक और उदाहरण दूं, एक ग्राम पंचायत में आज की तिथि में एवरेज अगर 3000 की आबादी की गांव पंचायत 2500 की है तो कुल अमूमन मनरेगा, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, पंचायत भवन निर्माण, अंत्येष्टि स्थल और अन्य स्रोतों से कार्य करने के लिए करीब करीब 30 से 40 लाख रुपए से ऊपर की धनराशि प्राप्त होती है। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ग्राम पंचायत अगर काम करे तो केवल प्रधान जी और सचिव क्या ये काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि एक ही साथ हो, निर्माण का कार्य भी देखें और उसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी भी कार्य करने के लिए CSC पर जाएं, विकास खंड पर जाएं और उसके पेमेंट के लिए ई-पेमेंट के लिए संबंधित जो ई-पेमेंट करने वाला सहायक है उससे भी बात करें। ग्राम पंचायत की ये समितियां ग्राम पंचायत की आंखें हैं, उनके हाथ हैं,
जिसके साथ ग्राम पंचायत अपने दायित्वों को बखूबी पूरा करती है। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद देने के साथ ये प्रार्थना अवश्य करना चाहूंगा कि इन समितियों को जितना अच्छी तरीके से संचालित कराएंगे, जितना इनका सहयोग लेंगे, उतनी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी, आप मजबूत होंगे और समितियां अच्छे तरीके से कार्य कर सकेंगी।